अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ सीरा, यानी सीरम का प्रोडक्शन कैसे होता है, एंटी सीरम का प्रोडक्शन कैसे होता है। जब कोई एंटीजन या एंटीजन सेंसिटिव सेल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। ये एंटीबॉडीज़ दो प्रकार से प्रोड्यूस होती हैं, या तो नेचुरली प्रोड्यूस होंगी या फिर हम लोग उसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाएंगे। जो हम लोग मनुष्य में वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करने पर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है जिससे हमारी बॉडी विभिन्न प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ने के लिए कार्यरत हो जाती है। और जानवरों में जो हम लोग एंटीजन इंसर्ट कराते हैं उससे सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही नहीं प्रिपेयर होती हैं, उसके साथ साथ इम्यून सीरम और एंटी सीरा भी प्रोड्यूस होता है। एंटी सीरा लेबोरेटरीज़ में प्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे खरगोश, चूहों के ऊपर। और थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक एंटी सीरम जो प्रोड्यूस कराया जाता है वो बड़े जानवरों पे कराया जाता है, जैसे घोड़े, सुअर, बकरी, भेड़ एट्सेट्रा। जब हम किसी जानवर को किसी सिंपल एंटीजन से संपर्क कराते हैं या उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं तो उसके अंदर दो तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है मोनो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ और दूसरी होती हैं पॉली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। मोनो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ सिंपल एंटीबॉडीज़ होती हैं और पॉली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी जब हम कई प्रकार के एंटीजन्स इंसर्ट कराते हैं या कॉम्प्लेक्स एंटीजन्स इंसर्ट करवाते हैं तब पॉली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस तरह के जानवर के अंदर किस तरह का एंटीजन इंसर्ट कर रहे हैं। जिस तरह के जानवर के अंदर हम जिस तरह का एंटीजन इंसर्ट करेंगे उसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ हमको मिलेंगी। अगली चीज़ आती है एफिशिएंसी, इम्यूनाइजेशन की एफिशिएंसी। इम्यूनाइजेशन की एफिशिएंसी कई बातों पर निर्भर करती है, यानी हमने जानवर के अंदर जो एंटीजन इंसर्ट कराया है उसका एडमिनिस्ट्रेशन रूट क्या है, उस एंटीजन का कैरेक्टर क्या है, उस एंटीजन का डोज क्या है और उस एंटीजन का फॉर्म क्या है। अगर हम लोग किसी जानवर के अंदर इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीजन प्रोड्यूस कराते हैं तो अलग इफ़ेक्ट आता है, और अगर हम किसी के अंदर इंट्रावेनस और इंट्रापेरिटोनियल करवाते हैं तो उसके अंदर अलग तरह का इफ़ेक्ट आता है। जैसे अगर हम किसी के अंदर इंट्रावेनस और इंट्रापेरिटोनियल एंटीजन इंसर्ट कराएंगे, रूट से एंटीजन इंसर्ट कराएंगे तो पहले हमारे लीवर में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। जब ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ लिम्फेटिक सिस्टम है या लिम्फ ग्लैंड्स हैं वहाँ पर ये पहुँचेगा और वहाँ पर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। यानी पूरे होल बॉडी में अगर हम इंट्रावेनस और इंट्रापेरिटोनियल रूट से कोई एंटीजन देंगे तो हमारी पूरी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। लेकिन वही चीज़ अगर हम दूसरे माध्यम से देते हैं, जैसे इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर, ये तीनों रूट एक स्पेसिफिक जगह पर होते हैं। जैसे इंट्राडर्मल खाल के नीचे, सबक्यूटेनियस ये भी खाल के नीचे, इंट्रामस्कुलर मसल्स में, तो ये आप किसी खास जगह पे देंगे। तो जब आप किसी खास जगह पे देंगे तो उस खास जगह के आसपास जो भी लिम्फेटिक सिस्टम होगा या लिम्फ ग्लैंड्स होंगी सिर्फ वही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। अगली चीज़ आती है, अगर किसी जानवर के अंदर हम सिंगल एंटीजन इंसर्ट कराते हैं तो हमको प्राइमरी रेस्पॉन्स मिलेगा और सिंगल एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, यानी मोनो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ मिलेंगी।
कभी कभी ऐसा होता है जानवर उस तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, तो हमें उस जानवर को 6 महीने के समय अंतराल पर बार बार एंटीजन देना पड़ता है, जिससे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं।